हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमके क्लासेज ऑफ मैथ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, यही सब एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सीखने को मिलेगा। यह एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी है। सिर्फ इसी एक्सरसाइज से 4 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है। इसलिए इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सीखने को तैयार हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में मैं आपको फंडामेंटल बातें बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, ये कोई मीनार है या कोई ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी ऊंचाई h है। अब यहाँ के इसके बेस से x मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। मान लो यहाँ पे इतना दूर आके कोई व्यक्ति देख रहा है इसके टॉप को। इसके जब टॉप को देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा, देख रहे हो ना, ये एंगल जो बनेगा, इसको देखेगा जब, तो सिर उठा के देखेगा। और जब सिर उठा के जब देखेगा तो वहाँ पर इस एंगल को जो नाम दिया गया है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति अगर इस मीनार के टॉप को देख रहा है तो ये एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा देखिएगा। अब व्यक्ति मानो यहाँ न होकर वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ए पॉइंट पर है। अब ए पॉइंट से एच ऊंचाई पर ए पॉइंट से यहाँ पे कोई कार खड़ी है रोड पर, अगर उसे देख रहा है तो यहाँ से नेचुरली सी बात है कि अगर यहाँ से वो देखेगा तो सिर झुका के देखेगा, ठीक है ना। भाई स्ट्रेट तो ऐसे चलेगा, वो देखेगा, लेकिन जब इसको देखेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन से यहाँ से, ये होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। देख रहे हो ना, यहाँ से देखेगा, सिर झुका के देखेगा तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनेगा, और सिर उठा के देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। अगर नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनता है। क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान देना। अब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन दोनों इक्वल होते हैं। कारण क्या है उसका, कि ये दो लाइन देख रहे हो, बी सी और ए डी कैसी है, पैरेलल लाइनें, और ये सी ए क्या है, हमारा कोई ट्रांसवर्सल है। जो ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये होते हैं इक्वल एंगल होते हैं। क्लियर। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक सर्कस आर्टिस्ट है और एक पोल पे एक रस्सी बंधी हुई है। ध्यान देना, इसमें फिगर का बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिगर आपका सही है तो समझ लो क्वेश्चन सही होगा। इस पे रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, और इस रस्सी को जो बांध रखा है पोल पे, इसकी लंबाई है 20 मीटर। क्लियर। अब और ये रस्सी जो है बेस से एंगल जो बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री का। इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट पूछी गई है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा डायग्राम, ए बी सी, ठीक है। इसको लेट कर लें एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया। अब इसको जरूरत नहीं एक्स मानने की, सॉरी, इसकी जरूरत है ही नहीं इसमें। अब देखिएगा, ये राइट ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका बेस है। तो इसमें जो बात हो रही है, ये हो रही है आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन होता है, तो देखिएगा ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना 30 है, 30 रख दिया। पी आपका कितना एस जो हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूस कितना आपका 20 है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल से, ये होता है 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 20।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू 20/2 10। तो आपकी हाइट ऑफ द पोल आ गया, हाइट आ गई, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये पहले का आंसर हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स थ्रू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। ये कोई पेड़ था, इतना ऊंचा रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, ये तूफान में या आंधी में क्या हुआ, टूट के यहाँ आ गया। ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटकर ये ज़मीन से चिपक गया, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ से ये टूट के इधर आ गया। और ये ज़मीन से जो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इसका, वो है आपका दे रखा है कितना है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बनना है। अब इन्होंने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब इसका ट्री का जो टॉप है ये इसके बेस से 8 मीटर की दूरी पर टच कर रहा है ज़मीन को। ये 8 मीटर हो गया। इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी पेड़ पूरा, एक तो ये h हो गया, यहाँ तक मान लो h हो गया। अब ये भी पेड़ की ऊंचाई है, ये देख रहे हो, ये पेड़ टूट गया है लेकिन ये भी ऊंचाई है। जब हम निकालेंगे फाइनली इसको मान लें k, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी क्या होगा, h और k को हमें प्लस करना होगा। तो हमें क्या निकालना है, h भी निकालना है और k भी निकालना है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो पेड़ की टोटल हाइट आएगी। तो देखो कैसे करेंगे। ये ट्रायंगल है आपका ABC, ये 90 डिग्री का है, क्लियर। अब देखो मुझे ये इसको देखना है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में संबंध होता है tan का, यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा हमारा कितना 30, परपेंडिकुलर आपका कितना है h और बेस कितना 8। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h/8। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से आप करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 8। तो h इज इक्वल टू 8/√3। ये h की वैल्यू आ गई, एक बात खत्म हो गई हमारी। अब देखते हैं, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ध्यान दो, बेस है ये और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस में जो रिलेशन बनाता है वो है कॉस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या 30 है, बेस कितना 8 और हाइपोटेन्यूस क्या k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिएगा कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 8/k। तो √3k इज इक्वल टू 8 to 16, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये k की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो टोटल हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री, वो क्या है, ये आपकी h प्लस k, दोनों को प्लस करना होगा क्योंकि यहाँ तक तो सीधा खड़ा है और k वाला हिस्सा टूटा हुआ है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखेंगे h हमारा कितना आया है, h था आपका 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये कितना हो जाता है, इनको प्लस करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 और ये आपका हो जाएगा 8 + 16 कितना हो जाता है 24/√3। और √3 नीचे है, इसे नीचे नहीं रहेंगे, छोड़ने के तो इसको क्या करते हैं रेशलाइजिंग कर देते हैं। यानी रेशलाइजिंग का मतलब है जो बेस में जो आपका रूट लगा हुआ है इसे हटाना होता है। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाता है 24√3। नीचे √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो क्या होगा, ये अंडर उठ जाएगा, क्या आएगा 3 8 जा 24, यानी 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये टोटल हाइट आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक कॉन्टेक्ट,
हाँ, तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसमें उसे 2 स्लाइड बनाने होते हैं। एक छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाता है और एक बड़े बच्चों के लिए। स्लाइड का मतलब जिस पे बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं, पार्कों में लगा रहता है, देखा होगा आपने। ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। तो जो छोटे बच्चों वाला है उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। और ये स्लाइड जो बनाया है, ये जो जो एंगल बना रहा है ज़मीन से, ये बना रहा 30 डिग्री का और ये बना रहा 60 डिग्री का। तो उन्होंने ये पूछा है दोनों केस में, यानी फर्स्ट केस में और इसमें, इस स्लाइड की जो लंबाई है वो कितनी होगी। ये स्लाइड कितना लंबा है और ये स्लाइड कितना लंबा है, हमें ये निकालना है। तो आप लिखेंगे, ये केस फर्स्ट है, मान लो पहला केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, हमें निकालना है ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस। तो ये होता है साइन में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, यानी साइन 30। परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेन्यूस AC। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.5, यानी 3.0 मीटर। यानी छोटे वाले जो स्लाइड है उसकी लंबाई आ गई 3 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकंड में, बड़े वाला जो बच्चों का झूला है उसको देखते हैं उसकी लंबाई कितनी निकलती है। इसमें भी वही लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और थीटा दे रखा है आपकी बार 60 इज इक्वल टू पी कितना है आपका परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस यानी PR, ये PR आपको निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, 3 अपॉन PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3PR इज इक्वल टू 3 या 6, तो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है आपका 6√3। तो ऊपर हो गया, नीचे रूट गायब हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये 2 आ गया, 2√3। अब √3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो PR निकल के जो आता है हमारा ये आता है 2। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, इतना ही रखा करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये इसकी आ गई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जो स्मॉल था, छोटा वाला था, उसकी लेंथ कितनी थी 3 मीटर, और जो लार्ज था बड़े बड़े बच्चों वाला, वो कितना आके निकल के आया 3.46 मीटर। ये दोनों आंसर हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और एक कोई जमीन पर एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना दूर है, ये है 30 मीटर इसके बेस से। द एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं भी कर सकते हो इसको। अब हमें पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट पूछी है, ये हमें हाइट निकालनी टावर की। ठीक है, समझ में आ गया होगा, A B एंड C। तो आप देखें, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर होता है और ये आपका क्या है बेस है। क्लियर। अब परपेंडिकुलर और बेस ये किस में रिलेशन होता है 10 में, यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारा कितना दे रखा है 30, तो tan 30 रख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर जगह पे क्या रख देंगे h अपॉन बेस। बेस आपका कितना 30 दे रखा है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कैसे होगा, देखो √3h इज इक्वल टू 30, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3, नीचे आ जाता है, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो,
√3 और यहाँ पे भी √3 आ गया। तो ये ऊपर कितना हो गया 30√3 और नीचे हो जाता है अंडर से अंडर हट गया, क्या आ जाएगा 3 से अब मैंने मल्टीप्लाई जब इसका किया तो कितना आ जाता है आपका 10, यानी ये हो जाता है 10√3। अब देखो हाइट ऑफ टावर 10√3 है, √3 की वैल्यू रख दीजिएगा 1.732 या इतना रखिएगा, 2 भी आ सकता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वैल्यू है। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है और उसकी पतंग की जो हाइट है ज़मीन से वो कितना है 60 मीटर है। इतना ऊंचा पतंग उड़ा रहा है वो, ये पतंग है। अब पतंग उड़ रही है तो डेफिनेटली ये उसमें धागा बंधा हुआ होगा, उड़ाई होगी कोई पतंग तो ऐसे देखा होगा तुमने, ये क्या स्ट्रिंग है, धागा है। और ये जो एंगल जो बना रहा है धागा ज़मीन से, ये बना रहा है 60 डिग्री का। क्लियर। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस जो धागे की लंबाई है ये पूछिए L, ये कितना लंबा धागा है जो पतंग उड़ा रखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो ना 60 डिग्री का। तो इस पतंग के धागे की लंबाई पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देने। ABC ये 90 डिग्री का है। अब देखो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका बेस। लेकिन हमें तो काम कैसे है, हाइपोटेन्यूस से काम है हमें, और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो इसमें किसका रिलेशन होता है बताओ, ये होता है साइन का, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दो। साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60, परपेंडिकुलर कितना है 60, और ये धागे की जो लंबाई है यानी हाइपोटेन्यूस है वो कितना माना है मैंने, L माना है, तो L लिख सकते हैं आप। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इज इक्वल टू 60/L। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3L इज इक्वल टू 2 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना हो जाएगा 120। तो L इज इक्वल टू 120/√3। वही √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पहले कई क्वेश्चनों में मैंने बताया है। और ये बहुत जब नीचे नहीं रखते अंडर रूट, तो ये कितना हो जाता है देखें, 120√3 तो ऊपर हो गया, और ये नीचे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट हटता है, याद रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 से किसे कैंसिल किया तो कितना आता है 40√3। अब √3 की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, यानी इसे लिख सकते हैं आप 40 × 1.732। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 पहले उठा लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28, 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। कितने बार डेसिमल लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लगा दो। तो ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई कितनी आ गई 69.28 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने 1 से लेके 5 तक आपको करा दिए हैं, और इससे आगे वाले मैं इसके पार्ट 2 में क्वेश्चन दूंगा। जब तक आनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ओके।